हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या स्ट्रक्चर चूज करें। सोल प्रॉपर्टीशिप के साथ जाएं, एलएलपी बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के बारे में आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या कंप्लाइंस होते हैं, क्या टैक्सेशन होते हैं और पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। और इसके अलावा ये भी मैं बताऊंगा कि ये किन किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा और किसको नहीं बनाना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारा जो होता है, मिनिमम इसमें हमें 2 शेयर होल्डर 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं कंपनी कॉपरेट करने के लिए। ये जो होता है पब्लिक को शेयर ट्रांसफर नहीं करे जा सकते हैं। सिर्फ प्राइवेट लोगों प्राइवेट ग्रुप जो क्लोज ग्रुप है उसी में ही चीज़ें आप कर सकते हैं। ओपन पब्लिक में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब कि आपके पर्सनल एसेट जो रहते हैं वो सेफ रहते हैं। आपके कुछ जो आपने जितना भी कैपिटल दिया है, जस्ट लाइक आपने लास्ट सेशन में देखा था एलएलपी के बारे में, जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन होती है एलएलपी में उतनी ही आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। सिमिलरली जितनी आपकी कैपिटल यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है, जितने आपने शेयर्स लिए होते हैं, सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी रहती है। इन केस ऑफ एनी कोई अगर कोर्ट केस होता है या कोई लीगल नोटिस आता है या इन केस कोई आपको सू करता है, कोई आपको, देन उस केस में आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड होने के साथ साथ ये सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। एलएलपी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है और अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। इसमें फंड रेजिंग जो है वो इजी होती है। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट होता है या इन्वेस्टर होता है, वो प्रेफर करता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी बेटर क्रेडिबिलिटी होती है बैंक्स की नज़रों में या इन्वेस्टर की नज़रों में। अगर आपको लोन लेना है या फंड रेज करना है तो इसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। फिर इसके बाद जो होता है परपिचुअल सक्सेशन होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई तो हमेशा के लिए उसका वो चलती है। भले ही ओनर्स जो हैं, ओनर्स चेंज हो जाए, ओनर्स रहे ना रहे, लेकिन कंपनी कंटिन्यू करती है हमेशा। इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला कि इसकी हाई कंप्लाइंस जो कॉस्ट होती है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन की भी कॉस्ट एक अच्छी खासी होती है एज कम्पेयर टू अदर जो आपकी एलएलपी या प्रॉपर्टीशिप या पार्टनरशिप होती है। तो कंप्लाइंस कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा होती है, प्लस इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। वो क्या होती है सर? क्या क्या कंप्लाइंस हमें करने पड़ते हैं? तो कंप्लाइंस के तौर पे हमें मैंडेटरी इसका आईटीआर फाइल करना है। आरओसी में AOC 4, MGT 7, ADT 1, डायरेक्टर KYC, ये सारी चीज़ें करनी है। भले ही कंपनी का कोई टर्नओवर हो ना हो, आपको ऑडिट करवाना है सीए से। तो ये सारे कंप्लाइंस हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं। और अगर इनमें से आपने कोई भी कंप्लाइंस मिस करा तो आरओसी में सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है कि आपके ऊपर कोई जो लेट फीस की लिमिट होती है ना, कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब 100 रुपये पर डे पर फॉर्म चलती है इसमें, जितने भी फॉर्म्स जाते हैं। और अगर आपने जितने दिन डिले करा, आपने 365 दिन डिले करा तो 365 दिन की पेनल्टी लगेगी। कोई अपर लिमिट की कैप नहीं होती है इसमें। तो अभी जैसे कि अभी चल रहा है 15 अप्रैल से लेकर के 15 जुलाई तक एक स्कीम भी आई है कि अगर प्रीवियस ईयर्स की जिसने अपना कंप्लाइंस नहीं करा है पीछे किसी भी सालों का, तो वो अपना एक कम जो CCFS करके जो स्कीम आई है उसका बेनिफिट ले सकता है। और 90% का जो है लेट फीस का वेवर उसको मिल रहा है। तो अगर आप लोग में से किसी भी ये भी कंपनी है जो बनी हुई है पहले से और उसका कंप्लाइंस नहीं पूरे हुए हैं, तो आज ही अपने CS से कॉन्टैक्ट करिए और इसके कंप्लाइंस पूरे करवा लीजिए ताकि आपकी कंपनी रेगुलर हो जाए। बैक टू टॉपिक, हम फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। फिर हम लोग देखते हैं इसकी ओनरशिप जो होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। ओनरशिप मतलब ये फ्रीली ट्रांसफरेबल इसके शेयर्स नहीं होते हैं। जैसे कि कोई शेयर्स टाटा केमिकल्स का लिस्टेड है, तो आपने शेयर्स आज खरीदा और आपने कुछ दिन रखा, फिर आपने बेच दिया ऑनलाइन ही, तो वो इसमें नहीं हो सकता है। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी लेस प्राइवेसी होती है, मतलब कि कंपनी के जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे MCA पोर्टल पे हमें AOC 4 MGT 7 जैसे हमें फॉर्म्स बताया वो अपलोड होते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह भी साथ ही साथ अपलोड होती है। तो कोई भी बंदा जो आपसे डील कर रहा है, कोई भी आपका पर्सन, वो आपका क्रेडिटर हो या आपका एम्प्लॉय हो या कोई भी बंदा जो हो, वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कभी भी कहीं से भी चेक कर सकता है। एक व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, 100 रुपये फीस लगती है मात्र, और 100 रुपये फीस पे करके आप चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती हैं।
फिर हम लोग ने देख लिया कंप्लायंस क्या होते हैं। फिर इसमें टैक्सेशन सर हमारा क्या लगता है, टैक्सेशन का कुछ बेनिफिट होता है? यस, टैक्सेशन का बेनिफिट होता है। एलएलपी में हम लोग ने देखा था फ्लैट 30% टैक्स लगता था। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स जो है कंपनी का 22 से लेकर के 25% के बीच में लगता है। वो अलग अलग क्राइटेरिया है कंपनी का, तो 22% से लेकर के 25% का रेट, टैक्स रेट लगता है। इवन कुछ कंपनी जो है अभी जो अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो उनके केस में जो टैक्स लगेगा वो 15% भी लगता है। तो टैक्स का तो बेनिफिट है। फिर इसके अलावा अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी देखती है तो उसमें एक बड़ा जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से टैक्स लगता है। तो जैसे एलएलपी में कुछ देते थे या तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, बट यहाँ पे क्या होता है, अगर कंपनी कुछ देखती है तो उसको सीधे टैक्स लगता है। और इंडिविजुअल के केस में जैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी हम लोग को मिलती है, कंपनी में कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस, तो उस केस में आपका उसमें जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है 22 से 25%, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो आपका 15% की रेट से टैक्स लगेगा। फिर इसका इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में की वेबसाइट होती है एमसीआई की, वहाँ पे जाके अपना नेम अप्रूवल करवाना पड़ता है। जो भी हमने नेम सेलेक्ट करा है वो यूनिक नेम होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी ने ऑलरेडी ट्रेडमार्क नहीं लिया होना चाहिए उस पर। आप वो यूनिक नेम सेलेक्ट करेंगे और उसको नेम अप्लाई करेंगे। फिर जैसे आप नेम अप्लाई करेंगे 1-2 दिन में आपका नेम अप्रूवल हो जाता है। नेम अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ता है, फिर उसके बाद डिन बनवाना पड़ता है, एमओए वगैरह ड्राफ्ट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद स्पाइस फॉर्म फाइल करना पड़ता है, स्पाइस प्लस फॉर्म, जिसमें कई सारे फॉर्म जाते हैं, एमओए ये सारे अटैचमेंट जाते हैं, और फिर ये बन जाते हैं। फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस होने में 5 से 10 दिन का समय लगता है। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं हम किसके लिए ये आइडियल है। अगर आप स्टार्टअप प्लानिंग कर रहे हैं, फंड रेजिंग का कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आप सुटेबल रहेगा। अगर आप बिजनेस विद ग्रोथ विजन के साथ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मल्टीपल फाउंडर्स वाले वेंचर्स जो होते हैं वहाँ पे ये सूटेबल रहता है। टेक सपोर्ट, या अगर आपको स्केल करना है बिजनेस, तब ये आपके लिए सूटेबल रहता है। अगर कोई हाईली क्रेडिबिलिटी वाला बिजनेस है जहाँ पे हाईली मतलब क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उस केस में आप जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऑप्ट कर सकते हैं। किन के लिए सूटेबल नहीं रहता है? अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं, या अगर आपको लो कंप्लायंस वाले बिजनेस चाहिए, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मत बनाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।